मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदर आपकी आवाज़ के स्टूडियो से पेश किया जा रहा है। सामान्य आपको बताते चलें कि ये जो बायोगैस या गैस होती है, इलेक्ट्रिक होता है, ये सारी सिस्टम जो चलते हैं, आने वाला जो दौर है और बहुत सारे जो है वो आने वाले इलेक्शन है हमारे स्कैंडिनेविया में, हमारा पड़ोसी मुल्क है स्वीडन, उसमें यहाँ हमारे डैनिश भाई भी रहते हैं, डैनिश भी हैं, स्वीडिश भी हैं, ये मालूमात मिलती रहती हैं। तो आपके लिए हमने कहा क्यों ना डायरेक्ट जो है इंफॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर की जाए। हमारे साथ एक बड़ा अच्छा काम करते हैं, ये बेसिकली इंजीनियर हैं। तो कामरान जो है हमारे साथ इस वक्त स्वीडन की फ़ज़ाओं से हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कामरान, सबसे पहले तो एक बार आपको खुश आमदीद भी कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आपके सुनने वालों को और नए साल की जो है गुड हैप्पी न्यू ईयर भी इंशाल्लाह आने वाली है। हैप्पी तो क्रिसमस भी सबको जी, सलाम। दोनों चीज़ें जी हैं जी। जी जी बिल्कुल। कामरान, एजाजम आप के सियासतदान भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगले साल बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आएंगी, सियासत में भी नज़र आएंगी। ये ज़रा हमें ज़रा वजाहत करें, ये बायोगैस या दूसरे ये सिस्टम बिजली, ये क्या चीज़ें हैं? बिल्कुल, ये मैं करने से पहले एक छोटी सी बात करूंगा। पहले तो ऐसा माशाल्लाह आपकी जो इतनी एक कम्युनिटी के लिए जो हमारे स्कैंडिनेविया में वो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके लिए आपने साल हर साल से अपना रेडियो आप चला रहे हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं आप, मतलब है, और फ्री ऑफ कॉस्ट कभी आपने ऐसे कोई नहीं किया। फिर आप स्पेशली आप 25th कायद आजम डे आप सेलिब्रेशन करते हैं कि जिसमें सारे स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे से लोग आते हैं, एम्बेसडर आते हैं। एक आप माशाल्लाह एक एक सच्चे और सबसे पहले मुसलमान सच्चे, फिर पाकिस्तानी हैं आप, फिर आप डैनिश हैं। तो मैं सबकी तरफ से जो हमारी दुआएं हैं और आपने जो सर्विसेज आप कर रहे हो पाकिस्तानियों के लिए, ये बस अल्लाह आपको अजर दे। और बहुत खुशी होती है कि एक मुहिब्बे अपने वतन के साथ आपने सारी यहाँ जॉब की है, लेकिन माशाल्लाह आप रेडियो चला रहे हैं मुतवातर। कभी हमने ये नहीं देखा कि आपने कभी किसी में कमी हो, किसी की हेल्प ना की हो, इन्फॉर्मेशन शेयर ना की हो। तो आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया कामरान। रहा। जी। और दूसरी बात ये है कि जो आपने पूछा है कि एनर्जी के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि अभी सर्दियाँ हैं, तो और मोस्टली यहाँ सर्दी होती है, गर्म पानी भी 24 आवर्स और पूरा साल हमें ज़रूरत होती है। तो एनर्जी बहुत मतलब है ज़रूरी है। और आजकल बहुत सी चीज़ें आ गई हैं मतलब एनर्जी के बारे में। तो और स्वीडन में आपको पता है जो गैस है, जो स्वीडन गैस ले रहा है वो डेनमार्क के थ्रू आ रही है। फिर आपको पता है एनर्जी जो स्टेट पॉलिसीज़ भी हैं दुनिया की, पहले मैं आपको थोड़ी-सी इंटरनेशनल पॉलिटिशियन की बात, फिर मैं डोमेस्टिक पे आ जाऊँगा, कि वो भी यूज़ हो रही है। अब आप देखें रशिया, यूक्रेन के साथ जितनी भी वहाँ पर वॉर हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, उसके पीछे एक गैस भी है, एनर्जी भी है, गैस पाइपलाइन भी है। वो उसको रास्ता भी चाहिए, फिर उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं और वो अपनी इस चीज़ को इस्तेमाल करता है, अपनी पावर को शो करता है एनर्जी के थ्रू, और जिसकी वजह से आपको पता है यूरोप की प्राइस अप एंड डाउन हुई है। तो उसको काउंटर के लिए डिफरेंट अब चीज़ें आना शुरू हो गई हैं एनर्जी को ना, ताकि उसके प्राइस कम रहें और लोगों को इफेक्टिव एनर्जी मिले, और इसमें फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी आ गए। और आपको पता है कि डेनमार्क में भी अब डीजल की गाड़ियां ऐसा ऐसा वो बिल्कुल वो है उनका इरादा, कुछ जगह खत्म भी हो गई हैं और बिजली पे कन्वर्ट हो रही हैं। और अभी हाइड्रोजन गैस का भी एक चीज आ गई है फ्यूचर में, ये भी मतलब है आ जाएगी कुछ मेरे ख्याल से। अभी आप देखना शुरू कर देंगे चंद सालों में कि हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। ये एक और मतलब है, इसमें गैस भी नहीं इस्तेमाल होती, इसमें डीजल पेट्रोल भी नहीं, बैटरी भी नहीं, ये हाइड्रोजन गैस है जो एक पानी से वहाँ वो उसको पानी आप डालेंगे गाड़ी चलेगी। ये ऐसे ही है। तो इस चीज पे, और ये थोड़ा सा ये मैं आपको बताऊं, फिर डोमेस्टिक तौर पे आपको पता है ये लोग जो हैं वो आजकल मैं कहूंगा कि लोगों को आप डिजिटलाइज पे चलें। जो डिफरेंट वल्व होते हैं जो ऑटोमेटिकली बंद होते हैं, चलते हैं, आप टाइमर लगा लें,
डिफरेंट आपने देखे होंगे जिनके बड़े-बड़े विले होते हैं, रात को उनको रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो डिटेक्टर लगाते हैं कि जो सांस से गुज़रता है, उसको ना वो महसूस होता है, सेंसिटिव डिटेक्टर होते हैं, डिटेक्ट करते हैं, फिर वो मतलब है ऑन हो जाते हैं। इससे भी आप एनर्जी बचा सकते हैं, मेरा मतलब ये है। तो ये तो एक है, फिर आपको पता है कि अभी पाइपलाइन है जो डेनमार्क से पाइपलाइन आ रही है स्वीडन को, क्योंकि ये जो पाइपलाइन जा रही है असल में ना ये एक पाइपलाइन रशिया से जा रही है, जो आपके ये जो समंदर के रास्ते से जर्मनी और जर्मनी से डेनमार्क आ रही है, और डेनमार्क के पास अपनी भी गैस है, वो निकाल रहा है। ये जो आपका सुसुंड जो आपका समंदर है, और वहां से फिर स्वीडन को आ रही है। अब एक तकरीबन पिछले साल एक गैस लाइन 2 साल पहले गैस पाइपलाइन अब बन भी गई है, वो नॉर्वे से आई है, और वो नॉर्वे से आई है तो आके जब डेनमार्क पहुंची है तो वाई की तरह हो गई है, यानी जिसको आप टी कह सकते हैं। एक उसका नॉर्वे है लाइन, एक लाइन जो है उसकी डेनमार्क गई है, और जो उसकी तीसरी लाइन है वो पोलैंड भी गई है। और वो चाहते हैं कि हम डिपेंडेबल ना हो रशियन गैस पे, क्योंकि जब रशियन गैस पे जो आप वहां से खरीदेंगे तो गैस लाइन जो गैस के जो फिर आप पता है फिर उसको पैसे जो पे करेंगे बिल का, तो वो फिर वो कहते हैं उसे असला खरीदता है और वो यूक्रेन पे हमला करता है, मतलब है उसकी उसकी इकोनॉमी को वो मतलब है डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो ये भी हो गया है। तो एक तो ये भी है, फिर दूसरी बात गैस की मुझे वो जो अपने एनर्जी है, वो अब फ्यूचर में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं फ्यूचर में जाना चाहूंगा, वो हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस क्या है, कैसे बनती है, और उसके क्या फवायद हैं, क्या नुकसान है, और क्या फ्यूचर है। हाइड्रोजन गैस है, आपको पता है कि जब ये पानी है ना आपका, इस पानी को सबको पता है कि H2O इसका फार्मूला होता है। जो H2 है उसमें हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है। तो ये जब उसमें से पानी के अंदर आप इलेक्ट्रोथ्रोड यानी आप जब आप बिजली आप कह सकते हो उसमें डालते हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो फिर सेपरेट हो जाते हैं। हाइड्रोजन इस साइड पे चला जाता है और ऑक्सीजन एक साइड पे जाता है। तो जो हाइड्रोजन निकलता है पानी से, उसको वो कलेक्ट करते हैं। फिर वो कलेक्ट होके वो एनर्जी होता है, और उस एनर्जी से वो अपनी मोटर्स अपनी ये जो एनर्जी पैदा करते हैं, ताकि आप अपनी टरबाइन चलाएं और वो प्रोड्यूस करें इलेक्ट्रिसिटी, या गाड़ी में भरें, हवाई जहाज चलाएं, बैरी जहाज चलाएं, जैसे आप पेट्रोल डालते हैं, जैसे आप गैस भरवाते हैं, इज जस्ट लाइक सेम। जी। लेकिन इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें आई हुई हैं जिसके बारे में रिसर्च अभी चल रही है, वो है सिक्योरिटी की, कि वो एक्सप्लोसिव है, मतलब है वो इतनी ज्यादा एनर्जी होती है हाइड्रोजन में कि वो एक्सप्लो हो सकता है, मतलब है उस पर धमाका बन सकता है। अब मिसाल के तौर पे आप पेट्रोल को देखें, पेट्रोल को आप ट्रांसपोर्ट करते हैं या पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहां पेट्रोल भरवाते हैं, तो वो मतलब है उसको अगर आप एनर्जी देंगे तो फिर वो जलता है, मतलब है, या आग लगाएंगे या एनर्जी आप उसको कोई दूसरे तरीके से दे सकते हैं। लेकिन इसका जो फ्लैश पॉइंट कहते हैं, जिसको जलने का फ्लैश पॉइंट कहते हैं, जिसपे वो आग लग जाती है, जिसकी वो इसका बहुत कम है कंपेयर टू पेट्रोल, कंपेयर टू गैस। गैस का फ्लैश पॉइंट उस वो और भी ज्यादा है, वो है फ्लैश पॉइंट उसका और भी ज्यादा ना कम है। तो इसके बारे में बातें हो रही हैं कि इसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कैसे करें इस चीज को, तो उसमें उन्होंने 2-3 चीजें लगाई हैं, ताकि अगर फ्यूचर में ज्यादा गाड़ियां बढ़ती हैं हाइड्रोजन गैस की और ये हमारा फ्यूचर है, तो किस तरह से हम इसको ट्रांसपोर्ट करें, किस तरह से लोग अपने पेट्रोल पंप पे जाएं और गैस पंप पे जाएं और वहां से रिफिल करें अपनी गाड़ियों को। तो इसके अंदर 2-3 चीजें हैं, वो चाहते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है इसके अंदर हम कोई और एक एटम मिला दें कि जिसका फ्लैश पॉइंट बहुत नीचे आ जाए, और जब वो आप अपनी गाड़ी को फिल करें तो उसको फिर वहाँ एक फिल्टर लगा दें, और वो उसके उसमें टैंक में आ जाए, गाड़ी का जो टैंक होता है। अब गाड़ी का जो टैंक है, या उसको जो उसको आप कह सकते हैं जिसमें वो भरती है हाइड्रोजन गैस या पेट्रोल जो जाता है, उसको स्पेशल मटेरियल से बना रहे हैं। वो उसकी एक फैक्ट्री मतलब ऐसा ऐसा खुल रही है ट्रेलेबोरी में, यहाँ स्वीडन, यहाँ पर ना ट्रेलेबोरी आपको पता है मालमो से तकरीबन कोई 20-25 मिनट लगते हैं। तो वहां पर एक स्पेशल एक धात है जिसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं, उसमें क्रोम क्रोम डाल देते हैं ना 12%, वो स्टेनलेस स्टील बन जाती है धात। उस वो एक्सप्लोसिव नहीं है, उस पे वो उसका जो टैंक है वो हजार हजार बार
उसके वो ना मतलब है 1000 बार से ज़्यादा हो तो वो ना फटेगा। तो वो एक स्पेशल बना रहे हैं कि अगर उस टैंक के अंदर हाइड्रोजन गैस भी हो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाए, तो वो फटे ना, वो मतलब है वो एक बम ना बने। तो ये भी चीज़ इसलिए मतलब वहाँ पर बन चुकी है, लेकिन बस अब इसको चीज़ को बनाना जब गाड़ियाँ बनेंगी फ्यूचर में, आपको पता है इसमें कुछ साल लगेंगे, मोटर्स में चेंजिंग आएगी, फिर अब ट्रांसपोर्टेशन में वो हाइड्रोजन गैस की उसमें चेंजिंग आ रही है। कैसे रिफ़िल करेंगे, किस तरह पैसे लेंगे, तो ये बहुत बड़ी साइंस चल रही है। तो इस वक़्त जो ये 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्वीडन की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो कोपेनहेग जो डेनमार्क है, वो ज़्यादा आगे है स्वीडन से टेक्नोलॉजी ये हाइड्रोजन गैस के अंदर। स्वीडन जो है ना वो डेनमार्क से पीछे है, क्योंकि स्वीडन आपने देखा होगा कुछ साल पहले डेनमार्क ने एक हवाई जहाज़ भी चलाया है हाइड्रोजन गैस पे, जस्ट फॉर एक एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इस वक़्त स्वीडन में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तहकीक कर रही हैं, शाल्मे यूनिवर्सिटी गोथमबर्ग में और केएचटी जिसे रॉयल किंगडम यूनिवर्सिटी कहते हैं स्टॉकहोल्म में, और एक एक है उमियो यूनिवर्सिटी जो नॉर्थ स्वीडन में, कि इसको किस तरह से हम सेफली तौर पे ट्रांसपोर्ट करें और किस तरह से हम इसे यूज़ करें। जी, राय साहब। अच्छा कामरान, आपने बड़ा अच्छा किया, बड़ी तफसील से बताया कि आम लोगों को या हमें भी ऐसी कुछ चीज़ें नॉलेज नहीं होता। लेकिन ये आने वाली जो गैस हाइड्रोजन की आप बात कर रहे हैं, ये महंगी होगी या सस्ती होगी? जी, एक देखें जैसे अब इस गैस में 2 चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। नंबर 1 जैसे पानी है, अब पानी समंदर से भी आप ले सकते हैं, आपके पास, लेकिन उसको कन्वर्ट करना, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब आप एक सिर्फ़ समझाने के लिए आपको एक एक लॉजिक थिंकिंग जिसको कह सकते हैं, कि आपने जब वो समंदर में प्लेटफ़ॉर्म बना के वहाँ से डिगिंग करके या ड्रिलिंग करके जब पेट्रोल निकालते हैं, तो उस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको पता है बिजली की ज़रूरत होती है, बहरी जहाज़ों की ज़रूरत होती है। तो जो उसका पेट्रोल का खर्चा आता है ना, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन की होती है। फिर आपको पता है पेट्रोल जो रिफाइनरी होती है जहाँ पर उसको साफ़ किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहाँ पर भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। फिर उसको फिर टैंकों पे डालना होता है, फिर इस टैंकों के थ्रू दुनिया में भेजना होता है, उसमें भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। फिर आप उसमें टैंक ट्रक होते हैं, उसको ले जाके पंप के पास जाना होता है, उसमें भी यानी आप अगर 100% अगर आप वो पेट्रोल निकालते हैं, तो उसके अंदर कम से कम 35% उस पे वही पेट्रोल इस्तेमाल होता है कि उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। एक तो ये चीज़ देखिए क्योंकि वो एनर्जी से एनर्जी ही हम लेते हैं। लेकिन जब आपने कहा ये वाली बात कि इस पे कितने लगेंगे हाइड्रोजन गैस पे, जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम, तो वो जो बिजली के इलेक्ट्रोड जब हम डालेंगे यानी बिजली उसके अंदर ताकि 2 मॉलिक्यूल्स को हम एटम्स में उसको सेपरेट करें, तो वो एनर्जी हम ले सकते हैं विंड से। आपको पता है एक दुनिया का सबसे ज़्यादा जो विंड का जो बनाता है वो डेनमार्क है। वो एक फ्री है, हवा से टरबाइन चलती है, वहाँ से आप ले सकते हैं। हाइड्रो जिसको कहते हैं एनर्जी जो पानी के थ्रू होती है, वहाँ से हम ले सकते हैं। फिर एक फ्यूचर में ये भी आ रहा है कि स्वीडन अब ये सोच रहा है कि कम से कम अभी तक जो पार्लियामेंट के थ्रू बातें चल रही हैं कि स्वीडन चाहता है कि अभी कि कम से कम 16 एटमी घर भी हम बनाएँ। ताकि उससे भी आप एनर्जी ले सकते हो। लेकिन जो वो है, क्या कहते हैं, एनर्जी जो एक 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 मतलब है, इसको बनाने के लिए भी आपको पता है कॉस्ट इतनी कॉस्ट है एक एटम घर बनाने के लिए, वो भी एनर्जी चीप होती है। तो ये जो वो जो एनर्जी वगैरह है वो कोई इतनी फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है। लेकिन जो एटमी घर की एनर्जी है वो मतलब है इतनी ज़्यादा वो सही है, लेकिन इतना भी सही नहीं है, उसमें रिस्क है। आपको पता है जैसे जापान में मोस्टली वहाँ पर तूफ़ान आते हैं, वहाँ पर आपको पता है जापान के अंदर ज़लज़ले आते हैं, तो वो उसकी जो शुआएँ होती हैं वो डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो ये भी एक चीज़ें फैक्टर है। लेकिन उसको जो आप कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए भी हम जो एनर्जी यूज़ करेंगे, वो भी फ्रेंडली एनवायरनमेंट करेंगे। ये एक थिंकिंग है। जी, वैसा। लेकिन जिस तरह बात की जाती है कि गाड़ियां हैं, जब इलेक्ट्रिक की गाड़ियां हैं, लोग कहते हैं कि अमेरिका में इतनी ज़्यादा नहीं है, दूसरे सिर्फ ये स्कैंडिनेविया में जो है वो, यूरोप में जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्या वजह है इसकी? और उसके बाद जब ये हाइड्रोजन आएगी, जो लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ, जिन्होंने लोगों ने गाड़ियों पे इन्वेस्ट किया होगा, उनका क्या बनेगा? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपको बताऊँ स्कैंडिनेविया में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं वो है नॉर्वे। क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी दी हुई है ना,
उन्होंने उनके लेस टैक्सेस दिए हुए हैं। लेकिन इस वक़्त जो अच्छी एक किस्म से आपके पास जो अपॉर्च्युनिटी है वो इलेक्ट्रिक है। इस वक़्त जो आप देखें पेट्रोल भी सही नहीं है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी नहीं है, पेट्रोल की कीमत भी बहुत है। जी, और वो कॉस्टली भी पड़ती है। लेकिन आप बिजली की रखेंगे तो बिजली सस्ती भी है यूरोप के पास, आपको पता है कि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर मतलब एटमी घर है, इनके पास एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है। तो बिजली इज़ चीपर नाउअडेज़, एक अपॉर्च्युनिटी है और फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी है। तो ये तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इस वक़्त तो आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ। लेकिन फ्यूचर में जब ये आना शुरू होंगी, चीज़ें होंगी, तो लोग भी तो स्मार्ट हैं। उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सोशल मीडिया के थ्रू और किसी वेबसाइट के थ्रू या टीवी आपको इन्फॉर्मेशन देता है और लोग फिर आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी तो ये बहुत है मतलब अभी तो देख रहे हैं फ्यूचर में क्या होगा। अभी तक इतनी ख़ास हाइड्रोजन गैस पे मैं कुछ सालों तक तो अभी इतनी ख़ास डेवलपमेंट नहीं देख रहा। लेकिन फ्यूचर है हाइड्रोजन गैस। जी। ये फ्यूचर है, लेकिन ये आप बताते हैं कि आपके स्वीडन की तरफ के सुना है कि इलेक्शन आगे आ रहे हैं और उसमें ये मैंने कहीं खबर पड़ी थी कि ये टैक्सेस भी कम करेंगे खाने बहुत पीने वाली अच्छी आपने बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा आपने बिल्कुल सही पढ़ी। मैं आपको ये बताता चलूँ बल्कि स्पेशली डेनिशों के लिए, क्योंकि डेनिशों को तो मैं कहता हूँ ये शेख हैं। क्योंकि डेनिश जब स्वीडन आते हैं, आपका आपका जो इतने लोग यहाँ के खरीदते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, आपको पता है ये यहाँ से आते हैं कोपेनहेगन से पहला स्टेप हिली है, वहाँ पर इम्फुरिया है। मैंने इतनी गाड़ियाँ देखी हैं डेनिशों की, फिर वहीं पर ट्रेन आगे ट्रेंगल चली जाती है। तो डेनिश होमको आपको पता है करेंसी के लिहाज से तकरीबन 50% डिस्काउंट है आपको। जो चीज़ आपको 100 करोड़ की मिलेगी, वो आपको यहाँ 50 मिले करेंसी के लिहाज से मैं बात कह रहा हूँ। जी। जो खाना हो गया यहाँ सस्ता है। तो बहुत से मैंने डेनिशों को देखा, तो मैं बिल्कुल ये जो अगले साल सितंबर में 2026 में स्वीडन में इलेक्शन होने वाले हैं। तो आपको पता है चीज़ों की महँगाई हो गई है, तो इस दफ़ा जो ये गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है कि 1 अप्रैल से ये जो अप्रैल आ रहा है, आपको पता है कि स्वीडन में ना ये सेल्स टैक्स जो है ना वो 2 किस्म के हैं। आप देखें ना क्यों यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या पता डेनमार्क में भी ऐसा हो, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपके कोई सामीन की इन्फॉर्मेशन है तो शेयर आप लाज़मी करना मेरे साथ। जो मुझे स्वीडन में 2 किस्म के सेल टैक्स हैं। एक तो वो है जो खाने-पीने पे टैक्स होता है और एक वो होता है अदर टैक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गाड़ी खरीदते हो या आप जूते खरीदते हो और या आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी क्लॉक खरीदते हो, कंप्यूटर खरीदते हो, उस पे 25% सेल टैक्स है। लेकिन जो खाने-पीने का टैक्स है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप दूध खरीदते हो, मक्खन खरीदते हो, एग खरीदते हो, उस पे है 12% टैक्स है उसके, क्योंकि वो खाने में आता है। वो चाहते हैं खाने की चीज़ें थोड़ी सस्ती हों। लेकिन जो आपको न्यूज़ देनी है, जो आपने क्वेश्चन किया, जो आपने पढ़ी है इन्फॉर्मेशन, वो बिल्कुल सही है। वो ये कह रहे हैं कि जो 12% है, इसको भी हम रिड्यूस 50% करेंगे, वो 6% हो जाएगी। यानी जो आपका सेल टैक्स 12% लगता था फॉर एग्ज़ाम्पल, ₹100 की चीज़ है, उस पे ₹12 टैक्स है, 112 की होगी। वो उसमें से 6 और कम हो जाएँगे। यानी वो चीज़ हो जाएगी आपकी ₹106 की, या सॉरी स्वीडिश क्रोन 106 क्रोने की आप कह या रुपए कह सकते हैं, आगे समझाने के लिए। तो 106 की हो जाएगी। यानी टैक्स के अंदर वो 50% डिस्काउंट देंगे 1 अप्रैल से। तो यहाँ की जो सिर्फ़ खाने-पीने की चीज़ों की बात हो रही है, कपड़ों की बात नहीं हो रही है उसके अंदर जूतों की बात नहीं हो रही, सिर्फ़ मक्खन, दूध जो आप कह सकते हैं कि जो डेयरी नेसेसरी की चीज़ें चीज़ें, होती हैं रोज़मर्रा की चीज़ें। खाने। हाँ जी, जैसे कोई पिज़्ज़ा हो गया, जैसे कोई खाने-पीने की चीज़ें हो गई, उसमें ये चीज़ें हैं। इस वजह से वो और भी चीप आपके लिए हो जाएगा कि आप बैठें, इधर आएँ, अपनी चीज़ें खरीदें और भी सस्ती चीज़ें आपको मिलेंगी स्वीडन से। जी, रसन। बड़ी अच्छी बात है जी, ये अपना जो है लोग अपनी कम्युनिटी को सहूलियात देते हैं। पार्टियों का यही काम होता है, लीडरान का यही काम होता है कि अपनी आवाम को जो है वो रिलीफ देना, यही चीज़ें होती हैं। इसलिए ये खुशहाल मुल्क होते हैं, खुशहाल रहते हैं। जहाँ लोगों से ज़्यादा चीज़ें निकाली जाए उनकी जेबों से, टैक्स तो लोग देते हैं, जितना भी टैक्स मुकर्रर किया जाता है लोग देते हैं और बाकायदगी से देते हैं। वो तनख्वाहों से कट जाता है, उसमें तो इस तरह की चीज़ ही नहीं है। लेकिन ये अगर कानून बनेंगे तो डेफिनेट लोग उन्हीं जमातों की तरफ जाएंगे।
एग्ज़ैक्टली साहब आप देखें अगर आप कंपेयर करें आप माशाल्लाह इतने सालों से भी यहाँ रह रहे हैं कि आप फ़ील करेंगे 2-3 साल से हर चीज़ यहाँ महँगी हो गई है। आप दूध देख लें, आप अपने खाने-पीने की चीज़ें आप ब्रेड देख लें फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारी नेसेसिटी की चीज़ें जो हमने डेली बेस पे लेनी होती हैं। आपको महसूस हुआ होगा खुद कि भई आप मिसाल के तौर पे चीज़ें नहीं, बढ़ गई यहाँ हैं तो अब क्योंकि बहुत महसूस हो रहा 30-30% है और उस पर बहुत बातें होती हैं। हुँ। लेकिन ऐसा हमारी सैलरी नहीं बढ़ी इतनी परसेंट। आप देखें आपकी सैलरी लोगों की जो तनख्वाहें हैं, वो तो नहीं बढ़ी 20% 25%। हमारी कितनी बढ़ती हैं आपको पता है? 2%, 3% स्वीडन में बढ़ती हैं, 1.7% ऐसे बढ़ती हैं क्योंकि यहाँ यूनियन होती है, यूनियन से बात करनी होती है। यूनियन फिर कहते हैं मुझे नहीं पता डेनमार्क में ज़्यादा होगी, कम होगी, लेकिन डेनमार्क में बहुत अच्छी सैलरीज़ हैं कंपेयर टू स्वीडन। डेनमार्क एक एक बहुत अच्छा वो है मतलब इनकी सैलरी इनकी इस यानी स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है डेनमार्क। लेकिन देखिए ना, दोनों जी। तरफ से ये जो टूल प्लाज़ा होता है जिसे कहते हैं, पुल क्रॉस करने के जो टैक्सेस लगते हैं, बैजेस बनते हैं, जो मेंबरशिप लेनी पड़ती है, हर साल ये चीज़ें ये भी महँगी हो रही हैं। हालाँकि बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताऊँ जब ये पुल बना था, जब ये डैनिश और स्वीडन ने मिलके बनाया था और किंग भी आए थे, डैनिश किंग, स्वीडिश किंग में आके इन्होंने इसकी इफ्तिताह किया था। उस वक़्त इन्होंने पता है क्या बात कही थी? इन्होंने कहा था कि हमने कर्ज़ा लिया है यूरोपीय यूनियन से तो हमारा तो कर्ज़ा इतना है, तो वक़्त के साथ-साथ हम इसकी कीमत कम कर देंगे। जब कर्ज़ा उतरता जाएगा, सूद भी हमारा उतरता जाएगा, तो हम आपको फैसिलिटेट देंगे। और ये बात होनी भी चाहिए क्योंकि टैक्सेस जो होते हैं, उस पे अर्निंग नहीं होनी चाहिए। वो मतलब पब्लिक के पैसे होते हैं और पब्लिक ही पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया है, ब्रिज पे कितने मैं मुझे याद है ब्रिज की मैं ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल से 2000 या 2001 में ये बना है। ऑलमोस्ट मुझे 2001 में बना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। तो कम से कम इसको इसको हो गया है कोई 13-14 साल, 14-15 साल हो गए, ज़्यादा हो लेकिन गया, वो कहते थे कीमत जब फिर भी 20 ज़्यादा साल जा हो रही है। जाएँगे तो हाँ ये जी। टैक्सेस पुल जो है फ्री कर देंगे वो जो है ना। हाँ, 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 बिल्कुल, इन्होंने ये कहा था कि भई हम क्योंकि कर्ज़ा है, हमने उतारना पड़ेगा, हमें हमें तो ये बातें सुनाई थी। अब जी वो टैक्स ये ऊपर ही बढ़ा रहे हैं। अब ये तो नहीं होता कि जब आप किस्त उतार रहे हो तो आपकी चीज़ें कम जानी चाहिए। मतलब है जब आप घर खरीदते हैं बैंक से उसकी किस्त उतार रहे हैं तो सूद भी कम होना चाहिए ना, ताकि आपकी उसकी चीज़ें कम लेकिन ये बढ़ा रहे हैं। ये अजीब है और आपको पता है लेकिन मज़े ये की बात चीज़ें है नहीं समझ आती, आम बंदे को समझ नहीं आती। अगर आपको समझ आती है, जिस तरह आप स्वीडन की बात कर रहे हैं, जिस तरह लोगों के अपने घर होते हैं, पेमेंट पे लिए होते हैं, कोई उनका बैंक कर्ज नहीं होता, लेकिन हर साल जो है उनकी चीज़ें बढ़ती रहती हैं। एग्ज़ैक्टली और एक और चीज़ भी मैं आपको सिर्फ़ 2 चीज़ें यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन वो करना चाहूँगा शेयर शेयर कि भई एक पहली बात तो ये है, सिर्फ़ यहाँ से टच करके मैं बैंक के लोन पे भी आता हूँ कि स्वीडन हो या डेनमार्क, मुझे वैसे डेनमार्क का शायद हो लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि तकरीबन एक ही जैसे लोग हैं। यहाँ पर लोग कोई वो करते ही नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन ही नहीं करते। किसी चीज़ पे कोई कोई स्टैंड नहीं करते। जैसे आपने ये चीज़ क्यों की है? लोग यहाँ पैसा लोगों के पास ज़्यादा है, कोई लोग किसी किस्म की रिएक्ट ही नहीं करते यहाँ पर, जो मैंने देखा है, कि आप बेशक जितना मर्ज़ी पैसे बढ़ा दें पेट्रोल के या कम कर नहीं, दें मज़दूर या सरमाएदार के आगे बोलता ही नहीं है। बोलते ही नहीं है। हाँ जी, कोई बात करने के लिए है ही नहीं कोई, कि भई आपने अब मैं आपको फ्रांस की एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उन्होंने सिर्फ़ कोई 50 सेंट यूरो बढ़ाए थे। आप देख लें ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं, ऐसी चीज़ें हाँ, इसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि चीज़ों को नहीं तोड़ना चाहिए, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक के पैसे ही होते हैं, ये टैक्स के पैसे होते हैं। लेकिन लोग कोई लेकिन हाँ नहीं करते। कामरान, ये जो बिल्डिंग्स जी। की फोइनिंग्स जो कमेटियाँ होती हैं ना, असल जो है ना, ये मीर जाफ़र, ये मीर सादक ये होते हैं। अ, ये कुछ एक तजावीज़ ही नहीं देते, फिर ज़ाहिर है कि बिल्डिंग वाले कमेटियाँ बनाते हैं, जो लोग जाते हैं वो भी नहीं बोलते, वो भी वहाँ कुछ चूँ-चुरां नहीं करते। हाँ, अगर बिल्डिंग ये भी है क्योंकि अगर लेकिन एक चीज़ मैंने ना देखी है डेनमार्क जो बहुत अच्छा है, वो स्वीडन से कि जो बिल्डिंग्स के पैसे होते हैं ना, वो जमा होते हैं। फिर आप घर में जो मैं डेनमार्क की बात कर रहा हूँ, कि घर में आप फिर काम करवाएँ, मिसाल से कलर करवाएँ साल में 1 दफ़ा, वो आपके पैसे ना उसमें से काटते रहते हैं आपके किराए में से, तो वो पैसे आपको वापस हो जाते हैं, कुछ पैसे ना। ये डेनमार्क में है, अगर कल वो कोई आपने घर नहीं में है, बहुत सारी पेंट जगहों करवाना पे हो है, बहुत सारी कंपनियों में है। हाँ जी, तो स्वीडन में ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ बड़ी अच्छी है
कि हमारी ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, डेनमार्क में कुछ में ऐसे है और ये बहुत अच्छी बात है कि आपका घर खराब होना ही होना है। यानी चलो बाहर का तो वो टेक केयर करते हैं चीज़ें, मेंटेनेंस रखनी होती है। तो हम थोड़े से पैसे दें, वो पैसे एज़ ए हमारे एक जिसको कह सकते हैं स्पार्कफोन्तो सेविंग अकाउंट जिसको आप कह सकते हैं, वो हमारा हो। और ये बड़ी अच्छी मुझे बात लगी है कि आपका बफर अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप सेविंग और आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं। ये स्वीडन में मैंने नहीं देखा। जी, नहीं जी, बहुत सारी ये चीज़ें इस तरह होती हैं, बहुत सारी लेफ्ट होती हैं, बहुत सारी राइट होती हैं। लेकिन ये जमहूरी एग्ज़ैक्टली। मुल्क होते हैं, अगर आप अपने हक के लिए फाइट करते हैं तो आपको अपने हकूक में ले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल ऐसे है कि लेकिन यहाँ पर ऐसे जो देखा गया है मैंने चीज़ों का, डिफरेंट चीज़ों का कि थोड़ी-सी हमारी कम्युनिटी को या जो है वो एक एक फानर का भी एक मैटर है आपका यहाँ पर। अगर आप 20 साल, 40 साल, 50 साल भी आप रहे यहाँ पर, आपकी जनरेशन यहीं पैदा हुई है, आपकी 3rd जनरेशन यहाँ जा रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मतलब पोते हो गए हैं, नवासे हो गए हैं, आपकी 3rd जनरेशन जा रही है यहाँ पर। तो लेकिन स्टिल हमें थोड़ा-सा इंटीग्रेशन करना चाहिए मोर। हमें हमें मतलब पढ़ के इनकी सियासत में आना चाहिए, एक अच्छे अपने आप को जानना चाहिए, बिज़नेसमैन में जाना चाहिए, ताकि हमारी एक एक आवाज़ हो ना हमारी। लेकिन हमारी जो 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 थिंकिंग है अभी तक आपको पता है, जो एक चीज़ें आ रही हैं, हम डेवलप हो जाएँगे फ्यूचर में मैं समझता हूँ। लेकिन हमें इंटीग्रेशन करना चाहिए, ज़बान डैनिश या स्वीडिश सीखनी चाहिए लाज़मी और बहुत से मैंने बंदों को देखा है माशाल्लाह इंटीग्रेशन कर रहे हैं और बड़े बड़े सक्सेसफुल हैं। जी, और इसमें आपका भी एक नाम है, मैं आपको दोबारा वो करूँगा आपसी बात में रज़ा, आप माशाल्लाह इतने साल से लगे हुए हैं, आप उनकी ज़बान में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, मैं तो सबको ये कहूँगा कि आपका यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपको भी एक अवार्ड देना चाहिए कि हर वीकेंड को आपकी आवाज़ आप बगैर कोई 1 रुपया, कोई लालच जैसे होता है, कोई बिज़नेस कुछ भी नहीं, आप जस्ट फॉर एक कम्युनिटी के लिए अपनी सर्विसेज़ देती हैं और कौन देता है आपको पता है यूरोप में? कौन किसी के पास इतना टाइम होता है कि जो अपने मुल्क की खातिर अपना एक अपने लोगों को ताकि वो उनको समझ आए बात और उनको आप सर्विसेज़ दे रहे हैं और यूँ नहीं कि कल दे रहे हैं, परसों नहीं, आप यानी कंटिन्यूअली कई सालों से आप ये काम कर रहे हैं। तो मैं तो सर सैल्यूट करता हूँ रज़ साहब आपको इस सर्विसेज़, इस रिगार्ड और इसके बारे में। जी, रज़ साहब। बहुत शुक्रिया आप अपना कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें, जो लोकल पॉलिटिक्स होती है, जो लोकल पॉलिटिक्स यहाँ की जाती है तंज़ीमात की, तो उसमें एक बहुत बड़ी खबर है कि जो पीटीआई है उसकी जो है वो कमर में कील ठोंकी है। राजा फराद कोकन साहब ने पीटीआई को छोड़कर राजा फराद कोकन साहब ने काफ लीग को ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, अच्छा, ये वो फ़राज साहब हैं जिनकी वो अच्छा, वो काफ़ लीग में आ गए? राजा फराद साहब काफ लीग को ज्वाइन कर लिया है, हाँ, हाँ, उसके अच्छा ये बात कोऑर्डिनेटर मुझे बन नहीं गए हैं। पता। अच्छा, 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 ये मैं तो समझ रहा था वो पीटीआई में लास्ट टाइम जो मेरी पिछले साल नहीं, इसी साल मेरी हुई थी मुलाकात लेकिन शादी वो में एक। पीटीआई को खैर बात कह चुके हैं। अच्छा, अच्छा एक बात और जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए पीटीआई के लिए कि मतलब है मुझे जो मिली है, सिर्फ़ मैं एक जो एक रि मुझे हुई है मैं सिर्फ़ आपसे वो करना चाहता हूँ कि वो एक एक ना पाकिस्तानी एम्बेसी लंदन में, वहाँ पर एक वो डेमोन्स्ट्रेशन की थी इन्होंने पीटीआई वालों ने ना और इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन होनी चाहिए आपकी इसमें, ये तो आपके पास राइट है। लेकिन कुछ ने कोई वहाँ पर एक वुमन थी उसने कोई हाँ, कुछ कोई ऐसी चीज़ें हम फेशियल नहीं कहते कि जमहूरी हक को हुँ, कहीं भी रोका जाए या हुँ, रोका जाए। जब उस मुल्क के ममालिक के जो आपको जो आईनी हक देते हैं, जो जमहूरी हक देते हैं, उसमें हुँ, हमें खुद भी अगर कानून ने सहूलियात दी हुई हैं तो हमें खुद भी जो है ना अपना रोल अदा करना चाहिए। खुद भी जो मैं है कहता हूँ कानून को मिसयूज़ भी नहीं करना चाहिए। एग्ज़ैक्टली तो उन्होंने थ्रेट किया है, मतलब है आप उसकी जब नहीं, बातें थ्रेट तो सुने कोई मुल्क जो है ये एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी स्टेट एक्सेप्ट नहीं नहीं वो मुल्क करती। नहीं है, वो स्टेट पॉलिसी नहीं थी, इंडिविडुअल थी। हाँ जी, उसने एक फर्दी तौर पे, अपने तौर पे ये बात कही है। हाँ जी, नहीं, इस और पर मैं मेरे ख्याल है समझता हूँ इसकी डेफ़िनेट मैं जो एक कंडेम तरीका करता हूँ इस सिस्टम बात होता को। है, कानून उस पे काम हाँ करता है। जी, कामरान, आपका बहुत जी। शुक्रिया, आपने बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन दी। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया रैस साहब वन्स अगेन, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।